अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चाय बन गई कि नहीं? अच्छा, जो कल कंटीजेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट बताई थी ना, तो उसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको फिगर्स बोलूँगा तो आपने बताना है कि गुडविल की वर्किंग में यहाँ क्या फ़िगर आनी है, रिटेन अर्निंग में एस में से क्या कुछ ऐड लेस होना है कि नहीं होना, और इधर करंट लायबिलिटीज़ में क्या होना। ठीक है, तो पहला सवाल लिखें। कंटिजेंट लायबिलिटी वाले की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना। कंटिजेंट लायबिलिटी की एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू है एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू 5,000 और ईयर एंड तक ये केस पेंडिंग है और स्टिल कंटिजेंट लायबिलिटी है। ईयर एंड तक केस पेंडिंग है और अभी तक कंटिजेंट लायबिलिटी है। जी बताएं, इसमें कहाँ क्या आएगा? जी नेट एसेट्स में 5,000 लेस हो जाएगा और करंट लायबिलिटी में 5,000 ऐड हो जाएगा। अच्छा, और अगर सवाल में लिखा हो कि अब इस कंटिजेंट लायबिलिटी का ईयर एंड पे बेस्ट एस्टीमेट 8,000 है, ऐसा तो कल कहीं नहीं कहा था कि अब एस्टीमेट अपडेट करना है। कल मैंने जितने केसेस बनाए थे वो तब थे कि अगर एस ने बाद में रिकग्नाइज कर लिया है तो रिकग्नाइज तो नहीं किया अभी तक, लेकिन अब लॉयर को लगता है 8,000 रुपये। यहाँ बढ़ा देंगे। कल वाले केसेस देखिए, उसमें कहीं पर ऐसी कोई बात लिखी है कि कंटिजेंट लायबिलिटी है अभी तक और उसको हमने दोबारा से अपडेट कर देना है। सिर्फ रिकग्नाइज्ड हो तो ये बातें थी, तो ये तो अभी तक कंटिजेंट लायबिलिटी है। तो अगर वो कह भी रहे हैं कि हमें लगता है 8,000, तो कुछ नहीं करना है 60,000 का। अगर रिकग्नाइज हो चुकी है, चाहे प्रोविजन के नाम से चाहे पक्के पेबल के नाम से, तो ये एडजस्टमेंट्स हैं। अगर ये अभी तक कंटिजेंट लायबिलिटी है तो वो शायद पहला वाला केस है। पहला वाला केस क्या बनाया हुआ मैंने? नहीं, हाँ,
तो ईयर एंड पे अभी भी वो मौजूद है लेकिन लायबिलिटी नहीं बनाई हुई, तो बस ठीक है, जो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू वही है बस। चलें दूसरा सवाल। अच्छा, अब इसमें अपने लिए तो कुछ लिखे ना इसका सोल्यूशन, क्या बस हो गया? अगर सवाल लिखा है तो उसका कोई सोल्यूशन तो लिखे ना। हाँ जी, चलें अगला। कंटिजेंट लायबिलिटी की एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू है 5000। एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू 5000 है और ईयर एंड पे एस ने इसको प्रोविजन बना लिया हुआ है 9000 का। ईयर एंड पे एस ने उसको 9000 की प्रोविजन बना लिया हुआ है। चलें सोचें, पढ़ लें तसल्ली से और कर लें, टेस्ट नहीं है, देख लें, सारे लोग सोच लें। हाँ जी, ईयर एंड पे एस ने इसको 9000 की प्रोविजन बना लिया हुआ है। जी, नेट एसेट्स में से तो वही 5000 ही माइनस होगा और लायबिलिटी में इसको ऐड कर देता हूँ और 5 और 9 में से लोअर यानी 5 क्या करूँ, रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दूँ और अगर किसी को लगता है तो फिर यहाँ ऐड ही ना करता तो ठीक है, ना करते। मैंने तो सारे स्टेप्स बताए हुए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अच्छा, ये बात ना मैंने कल रीज़न समझाई थी, मैं दोबारा बताता हूँ ताकि जो रीज़न समझने की कोशिश जो जिन्होंने याद करना था कर लें, रीज़न समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं समझाता हूँ। ये प्री फेज़ होता है और ये पोस्ट फेज़ होता है। जो प्री फेज़ के एक्सपेंसेस इनकम्स होते हैं उनकी रिटेन अर्निंग में आ रही होती है फिगर और वो यहाँ आते हैं, और ये जो पोस्ट फेज़ में होने वाला एक्सपेंस इनकम होता है वो यहाँ आता है। जब ये कर लिया ना हमने, ये इसको लिख हम बेशक दो अलग अलग लाइनें रहे हैं लेकिन इसका मतलब क्या है, पोस्ट। यहाँ पर प्री नहीं लिखा हुआ, आप समझें, ये डब्बा पोस्ट है, तो प्री यहाँ है, पोस्ट यहाँ है। इसलिए ज़रूरी होता है ये हमारे कंसोलिडेशन के लिए कि कौन सा एक्सपेंस इनकम प्री फेज़ का है, कौन सा पोस्ट फेज़ का। अगर एक्विजिशन डेट पे हम समझते हैं कि कंटिजेंट लायबिलिटी उस दिन मौजूद थी तो ये एक्सपेंस प्री फेज़ या पोस्ट फेज़, उस दिन मौजूद थी ये जिम्मेदारी, तो ये प्री फेज़, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। हुआ ये कि एस ने इसको फिर 9000 की प्रोविजन बना ली, यानी एस ने 9000 का एक्सपेंस बना लिया। जबकि कंसोलिडेशन में हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, इन 9 में से तो 5 यहाँ हैं, तो यहाँ कितना रह जाना चाहिए, 4। एस ने कितना एक्सपेंस बनाया हुआ है, एस कितना बना चुका है अपने पास, 9। ग्रुप में हम कह रहे हैं नहीं 9 नहीं
5 इधर है, यहाँ सिर्फ 4 रहना चाहिए, तो इसलिए 5 यहाँ ऐड बैक कर दिया, इसीलिए यहाँ 5 ऐड बैक कर दिया ताकि इस एरिया में कितना एक्सपेंस रह जाए, 4 और 5 यहाँ आ जाए, इसलिए इधर ऐड कर रहे हैं। और इधर कुछ भी नहीं किया, 9 इधर है, हमने कुछ भी मज़ीद नहीं किया। तो ये इस एडजस्टमेंट की रीज़न थी। ग्रुप पे हाँ लगता है। तो पिछले वाले सवाल में तो वो लोअर का एस्टीमेट बढ़ा था, हमने क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों नहीं? क्यों नहीं उसे डिस्क्लोज किया? तो डिस्क्लोज तो होगा ना। ग्रुप का डिस्क्लोज थोड़ी होगा। नहीं, ग्रुप के भी नोट्स होते हैं, ग्रुप के भी नोट्स होते हैं। ग्रुप की ऐसे आपसे जो कंसोलिडेशन की टेक्निक्स टेस्ट हो रही हैं वो SFP SOCI की टेस्ट हो रही हैं, अदरवाइज नोट्स तो ग्रुप के भी होते हैं। वही PP स्केड्यूल बनेगा ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्केड्यूल वही होगा, वो दोनों के एडिशंस दोनों की ऐड होकर लिखी जा रही होंगी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों के ऐड होकर लिखे जा रहे होंगे, डिस्पोजल दोनों की ऐड, यानी दोनों के PP स्केड्यूल को कंबाइन कर देंगे तो ग्रुप का PP स्केड्यूल बन जाएगा। तो ग्रुप के भी नोट्स होंगे, उसमें बताई जा रही होगी ये बात कि 8,000 तक पहुंच गई है ये पेंडिंग केस की अमाउंट, तो डिस्क्लोज हो रहा होगा। चलिए तीसरा सवाल, एक्विजिशन डेट पे 5,000 है, फेयर वैल्यू इसकी एक्विजिशन डेट पे 5,000 है, और ईयर एंड पे एस प्रोविजन बना चुका है 3,000 की। ईयर एंड पे एस 3,000 की प्रोविजन बना चुका है। करें आप। हाँ हाँ, तो बताएं क्या आंसर होगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ ऐड हो गया, और 5 और 3 में से लोअर 3 है, 3,000 यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि S ने बाद में 3,000 का एक्सपेंस बना लिया, बाद में S ने 3,000 का एक्सपेंस बना लिया और 3,000 के लिए एक प्रोविजन बना ली। कंसोलिडेट IFRS 3 कह रहा है कि अगर आपको लगता था ना ये जिम्मेदारी 5,000 की है, तो जब तक सेटल ना हो जाए इसको कम ना करना, जब तक सेटल ना हो जाए तब तक इसको कम ना होने देना। तो जब हमारे नतीजे 5,000 की है तो S उसको अपनी 3,000 कह रहा है, तो हम उसको 3,000 पे रहने दें। दोबारा सुने, इस सारी एडजस्टमेंट का एक मेन मकसद ये है कि एक्विजिशन डेट पे अगर कोई पेंडिंग केस है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है और आपको उसकी जो वर्थ लगती है, उस वर्थ को जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता इसको कम नहीं करना। अगर आपको 5,000 लग रहा है तो यहाँ 5,000 ही आनी चाहिए। S कितनी रिकॉर्ड कर चुका है? तो S ने 3 रिकॉर्ड कर लिए, तो हम यहाँ से उड़ा के 3 5 रख लेंगे, और वो जो S ने एक्सपेंस बना दिया 3, हम कहेंगे नहीं शुक्रिया 5 ठीक है, रखो अपने पास अपना 3, वो रिवर्स कर देंगे। अगर S ने इस ईयर एंड पे आके इसको 3,000 की प्रोविजन बना ली है तो S ने एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट की होगी, तो हमारे मुताबिक ये तो 5 का उसी दिन था, तो फिर इस 3 का शुक्रिया रहने दो, रिवर्स का नहीं चाहिए 3, बस 5 कर लिया काफ़ी है।
अगला सवाल लिखें। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू 5000 है। और एक्विजिशन के बाद एस ने ये केस सेटल कर दिया था 9000 दे के। एक्विजिशन के बाद ये केस सेटल हो गया हुआ है 9000 दे के। जी केस 3 हो गया। क्या करेंगे? यहाँ से माइनस और यहाँ कर देंगे ऐड। तो ये 9 का क्या करेंगे? कुछ नहीं, वो ऑलरेडी एस ने बनाया हुआ एक्सपेंस, बस ठीक है बनाया हुआ। हमने उस 9 में से 5 यहाँ रखना है और यहाँ 4 ऑटोमेटिकली बना देना है। तो वो ऐड करने से इधर 4 रह गया और यहाँ 5 आ गया। और चूंकि पे हो गया हुआ है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आया। ये केसेस याद कर लें अच्छे तरीके से। समझ तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि नहीं आया, लेकिन याद कर लें इसको अच्छी तरह से। और C-FAB 1 में ना ये बड़ी पसंद आ गई हुई है एडजस्टमेंट एग्जामिनर को। और कोई एडजस्टमेंट टेस्ट करे ना करे ये तो टेस्ट कर ही रहा है, तो इसलिए FAR 2 में भी ये कीमती होगी इस वजह से। चलो अभी एडजस्टमेंट नंबर 8 पे आते हैं। बस बैलेंस शीट तकरीबन अब करीब करीब ही है ख़त्म होने के। अच्छा, सवालों में से हमने क्या कर लिया हुआ है? क्वेश्चन 8 तक कर लिया ना? अच्छा, अब ना आई कैप के सवालों को हाथ डालने लगा मैं आप डालने लगे इनफैक्ट हाथ। जो उसके मुश्किल सवाल हैं वो तो मैं बोर्ड से शुरू करूँगा। आसान सवालों से ना होमवर्क देना शुरू कर रहा हूँ। कंसोलिडेशन बैलेंस शीट तकरीबन अब एंड पे ही है, मेहनत कर ली काफ़ी सारी।
अच्छा, उतने बड़े सवाल नहीं हैं जितने अब कंसोलिडेशन के होते हैं, इसलिए आपकी मेहरबानी है अगर 2 सवाल होमवर्क कर दें तो 2 सवाल एक कराइए। क्वेश्चन है, हाँ हाँ पास पेपर के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये कैफ का पहला सवाल था, इस अटेम्प्ट में ही कंसोलिडेशन इन हुई थी इसलिए आसान था। क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15, एक ऑटम 14 का है और एक ऑटम 15 का, लेकिन करना ज़रूर है यार। हैं पास पेपर के सवाल, मेरी कोशिश है कि हम 100% कवर करके आगे बढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 ये ऑटम 14 का है और क्वेश्चन नंबर 15 ये ऑटम 15 का है। कंसोलिडेशन, हाँ नहीं वो उसमें है SOCI में, SOFP, SOCI और एसोसिएट्स। तो अब जब से एसोसिएट्स आए हैं ना ऑटम 19 से, तब से ये एसोसिएट टेस्ट होता है। ये है एसोसिएट, एक एडजस्टमेंट है एक्स्ट्रा। तो वो एसोसिएट वाले चैप्टर में आप इसमें देखेंगे आखिरी सवाल कौन सा है, स्प्रिंग 18 ना, तो उसके बाद से वो स्प्रिंग 19, ऑटम 18 स्प्रिंग 19, ये उसमें आया SOCI में, और ऑटम 19 से फिर एसोसिएट शुरू हो गया। तो अब तक एसोसिएट पूछा जा रहा है, तो उसको मैंने एसोसिएट वाले चैप्टर में डाला हुआ है। होती बैलेंस शीट ही है, बस एक लाइन और होती है, एसोसिएट की एक एडजस्टमेंट होती है। तो अब से ऑनवर्ड वो उसमें डल रहे हैं। तो क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 ये करने हैं। मैं कंसोलिडेशन पे ना बड़ा भरोसा कर रहा हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप इसको पक्का फिट करके यहाँ से जाएं। क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 होमवर्क है। अच्छा, मसला रह गया उन लोगों का जो सुस्ती की वजह से लेक्चर सुनने बैठेंगे इतवार की रात को। चलो यार, क्या कर सकता हूँ फिर हैं। चलो 2 की खैर है, होमवर्क वैसे भी कुछ 60% लोगों ने किया होता है। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन 15 होमवर्क है। ये अभी तक जितना पढ़ा है ना उससे ही आराम से सवाल हो जाने चाहिए। बस इसमें यह है कि डबल URP होता है, ICAP के सवालों में डबल URP होता है, यानी P ने भी S को बेची होती हैं चीज़ें और S ने भी बेची होती हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे किया है करेंगे वैसे ही। इन्वेंट्री में से 2 URP माइनस हो रहे होंगे, एक URP P की रिटेन अर्निंग से भी माइनस हो रहा होगा और एक S से भी माइनस हो रहा होगा। अगली एडजस्टमेंट, P ने जब S के शेयर्स खरीदने हैं तो किससे खरीदेंगे, S से नहीं, S के पुराने लोगों से, जिन लोगों के पास S के शेयर्स थे उनसे शेयर्स खरीदने हैं। अभी तक हम जितने सवाल कर रहे थे ना उसमें P ने उन लोगों को शेयर्स खरीदते हुए कैश दिया था। नॉन कैश भी हो सकता है। नॉन कैश क्या हो सकता है, नॉन कैश ये हो सकता है कि अपने शेयर्स दे दें। बल्कि मैं नॉन कैश नहीं कहता, नहीं नॉन कैश नहीं, क्योंकि मैंने भी इसमें कैश भी लिखना है। परचेज कंसिडरेशन क्या हो सकती है ये कह देता हूँ, नॉन कैश काट दें। कंपनी P अपने शेयर इशू कर सकती है, जैसे कंपनी P S के लोगों से शेयर्स खरीदे और उनसे S के शेयर्स ले ले और बदले में अपने नए शेयर इशू कर दे। फिर इसी तरह से जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है, जो अब तक करते आ रहे हैं, कैश दे दिया। फिर हो सकता है ये क्या होगा, शेयर्स खरीदेंगे और उनसे उधार कर लेंगे, कहेंगे जी पैसे देंगे लेकिन 2 साल बाद देंगे। तो पैसे देंगे लेकिन डिलेड, डेफर्ड, ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर इसके अलावा एक काम ये हो सकता है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन कहते हैं उसको, कि जिन लोगों से शेयर्स खरीदे
उनको कहा कि हम तुम्हें 40 रुपये तो एक दे रहे हैं शेयर का भी, उसके अलावा जो तुमने जितनी तारीफ़ें की हैं हम 2 साल का तुम्हें टाइम देते हैं, अगर 2 साल में वाकई ही कंपनी एस के उतने प्रॉफिट्स हुए जितने तुम तारीफ़ें कर रहे थे तो 10 रुपये और दे देंगे। अभी 40 रुपये दे दिए पर शेयर, 10 रुपये और तब देंगे अगर तुमने जो तारीफ़ें की हैं अगर वो पूरी हो गई तो 2 साल तक, अगर ना पूरी हुई तो 10 रुपये नहीं देंगे, अगर वो चीज़ें पूरी हो गई तो दे देंगे। कंटेंजेंट, डिपेंडेंट, ये भी एक चीज़ हो सकती है। फिर इसके अलावा हो सकता है कि कंपनी पी उन लोगों को पैसे देने की बजाय उनसे उधार कर ले, लेकिन उस उधार का इंटरेस्ट भी हो। अभी तो मैंने सिर्फ कहा उधार कर ले, हो सकता है उधार के ऊपर उनको वक्त इंतज़ार कराने का इंटरेस्ट भी देना हो, और ना सिर्फ ये कि इंतज़ार कराने का इंटरेस्ट देना हो बल्कि उनको कहना हो कि अच्छा तुम उधार ना करो, तुम बदले में हमारे डिबेंचर्स दे दो। यानी पी ने एस के पुराने लोगों से शेयर्स खरीदे और बदले में अपने डिबेंचर इशू कर दिए। हाँ, और आखिरी मिसाल के बदले में अपना को एसिड भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़मीन दे देते हैं, किसी जगह पर कोई प्लॉट है कमर्शियल तो वो दे देते हैं उनको। ये हैं मुख्तलिफ मिसालें। अच्छा, मैंने आपको ये सारे एक एक करके बताने लगा हूँ, लिखे हुए हैं मैंने वहाँ पर, लेकिन मैं अब करने ये लगा हूँ कि इनको सब को एक एक करके ये बताऊँगा कि इनकी सही और असली अकाउंटिंग होती तो क्या होती, फिर बताऊँगा कि सवाल में क्या क्या हो सकता। ठीक है, पहले मैं आपको सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि पी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है सवालों के अंदर कि पी ने वो अकाउंटिंग नहीं की होती है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे टेस्ट करना चाह रहा होता है कि इसकी अकाउंटिंग क्या होगी। मैं ये बताऊंगा पहले कि इसकी सही अकाउंटिंग क्या होती है, क्या होनी चाहिए, पी को करना चाहिए क्या, पहले ये बात करते हैं। फिर एग्जाम में क्या होता है कि पी ने वो नहीं किया होता, अगर पी ने वो कर लिया होता जो करना चाहिए तो एग्जामिनर आपसे चीज़ टेस्ट कैसे करता। तो इसलिए ज़्यादातर ये होता है कि पी ने इनके लिए जो अकाउंटिंग करनी होती है वो नहीं की हुई, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी अकाउंटिंग करनी कैसे, ये बताता हूँ एक एक करके। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। पहले बताता हूँ डेफर्ड बताता हूँ, चले डेफर्ड कैश पेमेंट। अच्छा, ये बात आप लिख लें कि मैं बताने क्या लगा हूँ, मैं पी की बुक्स में इनकी सही अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए वो बताने लगा हूँ। मैंने जो बुक में लिखा हुआ है वो इस कॉन्सेप्ट पे लिखा हुआ है कि सवाल में नहीं किया होगा तो आप क्या एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ वो भी नोट करें, और फिर किताब वाला पढ़ाता हूँ कि मैंने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इन मोड्स ऑफ कंसिडरेशन की पी अपनी बुक्स में सही अकाउंटिंग क्या करेगा वो बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स के साथ साथ सिखाता हूँ।
पी ने एक्वायर किए हैं 2500 शेयर्स ऑफ एस फॉर विच ₹30 पर शेयर विल बी पेड आफ्टर 2 साल 3 साल चलो। और चूंकि ईयर्स इन्वॉल्व हो गए तो अब तो इतने टॉपिक पढ़ लिए यार। डिस्काउंटिंग होनी चाहिए, 10% डिस्काउंटेड कर देते हैं। एक्विजिशन डेट पे अब इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि पी को करना क्या चाहिए। एक्विजिशन डेट पे क्या करना चाहिए, क्योंकि पी ने शेयर्स तो खरीदने तो इन्वेस्टमेंट तो रिकॉर्ड होगी। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ना आपको इस वक्त ये बताने लगा हूँ कि पी को ये कोई ना कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स नहीं है। जैसे पी एस के शेयर्स खरीदे तो क्या एंट्री करना चाहिए, कैश दे दे, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, और वो आपको सवालों में पी की बैलेंस शीट में दी होती है इन्वेस्टमेंट। तो ये वाली चीज़ ऐसी है जो पी ने ऑलरेडी अकाउंट फॉर की होती है, इनमें शायद अकाउंटिंग ना हुई हो, तो इसलिए मैं आपको बताने लगा हूं कि पी अपनी बुक्स में इनकी सही अकाउंटिंग करता तो क्या करता। तो इसके लिए पी को कब अकाउंटिंग करनी चाहिए, जब शेयर्स खरीद ले। इन्वेस्टमेंट तो डेबिट करनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, लेकिन कैश क्रेडिट हो रहा है अभी नहीं, तो इसके लिए एक लायबिलिटी बनेगी जिसको डेफर्ड कंसिडरेशन भी कहते हैं। ये एक लायबिलिटी है, किस अमाउंट से बननी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू से। किसकी प्रेजेंट वैल्यू, जितने जितने पैसे देने हैं, ग्रीन वाला। अच्छा गुलबर्ग कैंपस से भराऊँ फिल कराऊँ ना, उसमें भी ऐसे ही है, और जितने मर्जी ग्रीन मार्कर हों बदल बदल के। पता नहीं यार कि ग्रीन इंक का मसला है या क्या वजह होगी। टेक्निकल लोग हैं, अब क्या वजह होगी हैं। नहीं जो जितने मर्जी बंदों से, ये नहीं कि एक ही बंदा, अब सारे एक या तो जज्बाती हों। मुझे लगता है शायद ये इसका ग्रीन का जो अंदर जो चीज़ लिक्विड होगी ना इसकी, क्योंकि सब कलर्स डिफरेंट चीज़ें हैं, हो सकता है वो बाकी ज़्यादा विस्कस हो, ये इतना ना हो, ये गिर जाता हो। नहीं नहीं हर टाइम में होता ये लोग जब लास्ट में बैठे थे तो यही होता था, ग्रीन के साथ यही होता था। जी क्या करूं, 2500 शेयर्स इंटू 30 रुपये, 3 साल डिस्काउंट, 56,349। उसके बाद क्या करें, एक प्रेजेंट वैल्यू पे एक लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है, डिसमेंटलिंग की तरह सोच लें। हर ईयर एंड पे क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता जाएगा, डिसमेंटलिंग की तरह समझ लें बेशक। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट, डिसमेंटलिंग की तरह ही समझ लें। 5635। इसी तरह ईयर 2 का एंड,
निकालें वैल्यू। या टेबल बना दूं सामने, डिस्पेंटिंग की तरह ये कर लें जी। नहीं यार, बढ़ना चाहिए, कम कर रहे हैं आप तो, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। फाइव सिक्स थ्री फोर नाइन ईयर 1 का इंटरेस्ट 5635 61984। ईयर 2 का इंटरेस्ट 6198 68 68182.4। ईयर 3 का इंटरेस्ट 68618 प्लस करना है, प्लस प्लस इंटरेस्ट 75। ये क्योंकि हम 2500 के बदले 30 रुपये पर शेयर दे रहे हैं। ये 6198 6818। और डेफर्ड कंसिडरेशन डेबिट, कैश क्रेडिट 70। ये है जो पी की बुक्स में इसकी पूरी अकाउंटिंग सही होनी चाहिए। इसको नोट कर लें, फिर बताता हूँ कि सवालों में क्या होता है नॉर्मली इसके लिए। हाँ जी, नोटेड। चलें, अब आएँ आप पेज 365। पेज 365 एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़ानी शुरू की है मैंने आज। उसमें नंबर 3 देखें, डेफर्ड कंसिडरेशन। नॉर्मली क्या होगा सवालों में ना, ये सवाल आपको कहा होगा कभी ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया पी ने, तो क्या करना चाहिए? अब शुरू से लेकर सारी एंट्रीज कर दें? नहीं, एंट्रीज का तो टाइम नहीं है। सर सीधी सीधी बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए? गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। ये कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू। फिर और क्या करना चाहिए? इससे पहले एक और बात करता हूँ, बैलेंस शीट में और क्या आना चाहिए इसका? डेफर्ड कंसिडरेशन, एक लायबिलिटी आनी चाहिए। किस अमाउंट पे? कब की प्रेजेंट वैल्यू?
वो तो पुरानी बात है, बैलेंस शीट तो अब बन रही है ईयर एंड ईयर एंड की प्रेजेंट वैल्यू पे। आप इसको बिल्कुल डिस्मेंटलिंग की तरह समझ लें तो वो भी ठीक है कि डिस्मेंटलिंग की पहले दिन वाली पीवी प्लांट की कॉस्ट में ऐड होती है, तो इसकी पहले दिन की पीवी इन्वेस्टमेंट में ऐड होती है। बैलेंस शीट में प्रोविजन की क्या अमाउंट आती है? प्रोविजन फॉर डिस्मेंटलिंग जो ईयर एंड के ऊपर पीवी है। तो 3 काम होंगे। एक, गुडविल की वर्किंग में आप इन्वेस्टमेंट की फिगर लिखेंगे, इस वादे की कब की प्रेजेंट वैल्यू? एक्विजिशन डेट की। दूसरा, बैलेंस शीट में दिखाना है तो इसकी ईयर एंड की प्रेजेंट वैल्यू, और दोनों के दरमियान डिफरेंस क्यों होगा? इंटरेस्ट। क्या करें उसका? रिटेन अर्निंग में से माइनस किसकी? पी, क्योंकि पी का वादा था ये लिखा हुआ है एडजस्टमेंट 3 में कि जो एक्विजिशन डेट की प्रेजेंट वैल्यू है उसको इन्वेस्टमेंट में ले लें, ईयर एंड की जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है उसको बैलेंस शीट में दिखा दें, और जो दोनों का डिफरेंस है वो पी का रिटेन अर्निंग है, वो पी का इंटरेस्ट है, तो वो पी की रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। ये कंसोलिडेशन के सवाल से रिलेट कर दिया मैंने। पहले बताया कि असल में होता क्या है, होना क्या चाहिए। अब कंसोलिडेशन में नॉर्मली ये होता है कि आपको टेस्ट होनी होगी, चूंकि एडजस्टमेंट तो कहा होगा कि पी ने इसकी अकाउंटिंग ही नहीं की, तो पी ने जो अकाउंटिंग नहीं की वो अब हम कर लेंगे। ये गुडविल की वर्किंग में इसको इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको ये सारी कहानी इसलिए बताई है, सिर्फ वो याद करने को इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हो सकता है सवाल वाला कहे कि पी ने ये तो कर लिया था, उसके बाद कुछ नहीं किया। तो आपने रट्टा लगाया होगा कि इन्वेस्टमेंट में शामिल करना नहीं, उसने कर लिया है, बाद वाले काम नहीं किए, तो क्या करें? ये बाद वाले काम कर लें, इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लें, और बैलेंस शीट में जो उसने लायबिलिटी अभी तक 56 पे रिकॉर्ड की हुई है उसको बढ़ा लें। तो इसलिए ये सारा बताया है आपको, ये सारा याद रखें। वो तो वैसे मैंने एक जनरल सी बात लिखी है कि सवालों में नॉर्मली ऐसा होगा, वो भी याद कर लें, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये भी याद करें कि असल में होना क्या चाहिए। इसमें बताइए कोई सवाल परेशानी? जी, अच्छा, ये आपको ना सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी डिस्काउंटेड दिया हो सकता है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक चीज़ होती है, वो एमएफए आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हो सकता है, तो उसको डिस्काउंटेड ले लेंगे।
ठीक है, मिटा दूँ ये? कंटिंजेंट कंसिडरेशन, मैं आपको चूंकि पढ़ा एक एक रहा हूं ना, तो मैं इसलिए मिसाल भी एक एक के लूँगा, वरना असल में सिर्फ एक नहीं होती, कम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे ये भी होंगे, साथ कैश पेमेंट भी हो सकती है, साथ डेफर्ड भी हो सकता है, तो 2-3 का कम्बिनेशन हो सकता है। तो ये जो मैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन बता रहा हूँ, ये नॉर्मली कम्बिनेशन के साथ ही होगा, सिर्फ ये अकेला नहीं होगा। हमने 50 रुपये दे दिए होंगे और कहा होगा 10 रुपये और देंगे, तो वो जो 10 रुपये और देंगे, अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो वो कंटिंजेंट है। मैं चूंकि पढ़ा आपको भी सिर्फ कंटिंजेंट रहा हूँ, इसलिए मैं बात सिर्फ 10 रुपये की कर रहा हूँ। 50 तो होंगे ही, लेकिन मैं भी बात ही सिर्फ इस 10 रुपये की कर रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है आगे, कंडीशंस आर मेट कह देता हूँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको मशरूत कर दिया जाए किसी चीज़ के साथ, कंटिंजेंट। इस कंटिंजेंट वादे की फेयर वैल्यू, ये आपको सवाल में दी होगी। एक्विजिशन डेट पे इस वादे की फेयर वैल्यू थी 15 रुपये। अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू दी होगी ना, ये आपको फेयर वैल्यू कह के भी दी हो सकती है, और इसके कई तरीके भी हो सकते हैं, वो आपका स्कोप नहीं है। लेकिन एक चीज़, उन तरीक़ों में से एक तरीका ये हो सकता है कि 20 रुपये देने हैं, लेकिन ये शर्त पूरी होगी नहीं होगी, पूरी होने के 75% चांसेस हैं, तो ये उस तरह से 15 बना होगा। ये भी हो सकता है। दोबारा हमने करना क्या है, हमने इस कंटिंजेंट कंसिडरेशन के वादे को रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड किस चीज़ पे करना है? इस 20 रुपये के वादे की फेयर वैल्यू, 20 रुपये पे नहीं, 20 रुपये के वादे की फेयर वैल्यू पे। जैसे भी कैलकुलेट हो, कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका ये भी हो सकता है कि 20 रुपये देने के चांसेस कितने हैं,
क्या चांसेस हैं कि ये कंडीशन पूरी हो जाएगी? 75%। तो फिर इसका मतलब है कि इसकी फेयर वैल्यू 15 रुपये आपको गिवन भी हो सकती है और ये इस तरीके से भी बोला जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से अगर ईयर 1 के एंड पे लगता है कि हाँ हो जानी है कंडीशन पूरी, ईयर 1 के एंड पे लगता है हो जानी है कंडीशन पूरी, ईयर 1 के एंड पे, ईयर एक्विजिशन डेट पे लग रहा था कि ये है, ईयर 1 के एंड पे पहुंचे तो लगता है हो जानी है कंडीशन पूरी, तो पूरा 20। वादा है ना, इस वादे की फेयर वैल्यू दी होगी सवाल में, और वो फेयर वैल्यू दी होने की बजाय ये भी हो सकती है बात कि इस कंडीशन के पूरे होने के चांसेस कितने हैं, तो उससे भी फिर आप खुद बना सकते हैं। ये इस वादे की फेयर वैल्यू कहलाएगी। ये और भी किसी तरीके से निकाली जा सकती है, लेकिन ये भी एक तरीका है फेयर वैल्यू निकालने का। तो ये आपसे ये हो भी चुका है टेस्ट। अब इसमें एक्विजिशन डेट पे पी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेगा और कंटिंजेंट कंसिडरेशन के नाम से एक लायबिलिटी बनाएगा। ये लायबिलिटी है, ये एक लायबिलिटी है। कितने से? 2500 इंटू 15 रुपये, 37,500। ये लायबिलिटी है एक। फिर ईयर 1 के एंड पे हमें नज़र आ रहा है कि इसकी फेयर वैल्यू 20 है, तो इस लायबिलिटी को अपडेट कर देगा वो 20 पे। क्या करें? 2500 इंटू 5, 20 तक तो पहुंचाना है ना, और ये इसको अपना एक्सपेंस बना लेगा। कितना? 12,500। ऐसा करने से क्या होगा? कंटिंजेंट कंसिडरेशन 20 रुपये पे अपडेट हो जाएगी, और ईयर 2 के एंड पे चूंकि ये दे देंगे पैसे इसको, तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने? 50,000। अच्छा, अब कंसोलिडेशन का सवाल में क्या हो सकता है? हो सकता है आपको कहा हो कि पेरेंट ने इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की, तो क्या कर लें फिर? गुडविल की वर्किंग में क्या लिखें? गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट में कितनी लिखें? क्या याद रखें इसके लिए? एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू। बैलेंस शीट में क्या लाएं? ईयर एंड की फेयर वैल्यू। और अगर इन दोनों में फ़र्क है तो
तो पी की रिटेन अर्निंग में आएगा। ये आपको इसमें मैंने नंबर 4 एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें नंबर 4 बता दी, कंटिंजेंट कंसिडरेशन। ये 12,500 में भी इन्वेस्टमेंट एड कर नहीं, एक्विजिशन डेट के ऊपर जो चीज़ थी वो गुडविल की वर्किंग में आएगी। जैसे पहले यहाँ पर मैंने जब डेफर्ड किया था तो इन्वेस्टमेंट की फिगर में क्या गया था, तब की प्रेजेंट वैल्यू। ये तो बाद के हालात बदले ना, ये तो बाद में हालात बदले हैं, उस वक्त के हालात के मुताबिक जो वैल्यू थी वो इन्वेस्टमेंट में आएगी। उसके अंदर ईयर 1 के एंड पे 50,000 से नहीं, क्या क्या हाँ नहीं ना, इन्वेस्टमेंट तो वही है जो 37,500 थी। अब मैंने इसको इन्वेस्टमेंट तो डेबिट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट में 37,500 ही आएगा। उस वक्त के हालात के मुताबिक जो वर्थ थी वो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हाँ, इस लायबिलिटी को ज़रूर अपडेट कर दिया। तो अब इसका अगर ईयर 1 के एंड का ग्रुप का सवाल है तो गुडविल की वर्किंग में 37,500 आएगा और ईयर 1 की बैलेंस शीट में कंटिंजेंट कंसिडरेशन 50,000 की आ रही होंगी। 50 तक ले गए ना इसको, और जो 12,500 का फ़र्क है वो पी की रिटेन अर्निंग से लेस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट उस दिन की वैल्यू है, उसको नहीं बदलना बार बार। और अगर ये सब उसने प्रॉपर अकाउंटिंग कर ली हुई है तो बस कर ली हुई है। नंबर 4 डन। ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। ये बताता हूँ, ये नोटेड ना। इसको शेयर एक्सचेंज भी कहते हैं। शेयर एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं? शेयर एक्सचेंज क्योंकि जिन लोगों से एस के शेयर्स ले रहे हैं उनको अपने शेयर्स दे रहे हैं, तो शेयर्स एक्सचेंज भी कहते हैं इसको। एस के शेयर्स ले रहे होंगे तो अपने कितने शेयर्स दे रहे होंगे? जितने जितने भी मुट्ठी भर के उसके हाथ में आ जाए। कोई ना कोई रेशो तय होगी, कुछ ना कुछ रेशो उसके लिए तय होगी।
FAR 1 में आप लोगों ने सोसी चेंजेस इन इक्विटी पढ़ी हुई है, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, उसमें इस तरह की रेशियोज़ होती हैं 3, 4, 5, 5 पहले हैं तो 3 और इस तरह के। तो एस के हम 3000 शेयर्स ले रहे हैं अगेंस्ट अ 3, 4, 5 शेयर एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है? 3, 4, 5, हाँ एस के 5, 3, 4, 5, 5 के लिए 3, तो एस के 5 ले रहे हैं और अपने 3 दे रहे हैं, ये एस के होंगे, ये अपने होंगे। क्योंकि जब कीमत बताई जा रही है तो ये बताइए ना इतने रुपए इतने के बदले, तो हम एस के 5 शेयर्स के बदले अपने 3 दे रहे हैं, ये रेशो तय हो गई। और जिस दिन ये एक्सचेंज हो रही है यानी एक्विजिशन डेट पे, तो जो हमारे अपने शेयर की फेयर वैल्यू थी यानी मार्केट वैल्यू थी, हमारा अपना शेयर उस वक्त मार्केट में था 100 रुपये का, बल्कि 10 के अलावा कर लेता हूँ 75 रुपये का, और एस का एक शेयर था 40 रुपये का। जब एक्विजिशन हुई तो उस वक्त फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, हमारे एक शेयर की मार्केट में ये प्राइस चल रही थी, एस के एक शेयर की मार्केट में ये प्राइस चल रही थी। अच्छा, एक अभी तक वैसे किसी ने सवाल पूछा नहीं और शायद आंदा भी ना पूछता, ये जो पी की एस में इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ही है ना, ये जो पूरी कंसोलिडेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो IFRS 9 के मुताबिक आती है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट पहले दिन किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होती है, वही बताने रहूँगा। वो तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो गई ना, तो पी की बुक्स में वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IFRS 9 वाली हुई, तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होती है पहले दिन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स? फेयर वैल्यू, जो एसेट ख़रीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पे, जो एसेट ख़रीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पे। और हर ईयर एंड पे क्या होता है, फेयर वैल्यू पे अपडेट करते जाते हैं, और जो चेंजेस हैं वो 2 क्लासेस है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L है और फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। अगर परचेज कर रहे हैं शेयर सब्सिडरी के तो IFRS 9 साइड पे हो जाएगा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी इन्वेस्टमेंट, यानी जितने के शेयर्स खरीदे होंगे। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कंसोलिडेशन में, पी ने एस के शेयर्स खरीदे हैं, तो पी एस को शेयर जब खरीद रहा है तो उसको पता ना सब्सिडरी खरीद रहा है, तो उस पर फिर IFRS 9 नहीं लग रहा होता, फिर वो उनको कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा होता है। पी इसको अपनी बुक्स में अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा होता है कि पी ने वो कितने के खरीदे हैं। अब इस डेटा से बताएं कि एक्विजिशन डेट पे पी अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट करेगा? हाँ जी, 1800 शेयर्स। कितनी पड़ रही है कॉस्ट? कैसे? 1800 शेयर खरीदेगा, नहीं, खरीद तो 3000 रहा है, खरीदेगा तो 500, खरीद तो 3 रहा है ना। 3 खरीद रहा है लेकिन अपने कितने दे रहा है? हाँ, कॉस्ट क्या होती है कि अपने पास से क्या जा रहा है, तो पी खरीद 3000 शेयर रहा है लेकिन इसके अपने पास से क्या जा रहा है, ये जा रहा है अपने पास से। देखें, एस के वो 3000 शेयर्स खरीद रहा है, लेकिन कॉस्ट होती है कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, तो इसके पास से तो इसके 1800 शेयर्स ही जा रहे हैं ना, ये 1800।
3,000 ले रहा है, 5 के बदले 3, तो अपने कितने दे रहा है? इंटू 3 डिवाइड बाई 5, अपने 1800 शेयर्स दे रहा है। तो कॉस्ट होती है कि अपने पास से जो जा रहा है वो क्या है, तो 1800 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 75 से। क्रेडिट क्या करूं? क्रेडिट शेयर कैपिटल। क्यों शेयर कैपिटल? क्योंकि पी अपने शेयर इशू कर रहा है, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये अमाउंट क्या बनी? 130। अच्छा, शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट? कैपिटल में तो फेस वैल्यू क्रेडिट जाती है, कैपिटल में जाएगा 18,000। कैसे 18,000? फेस वैल्यू तो 10 ही होती है, सवालों में 10 ही होती है, वैसे दी होती है लेकिन 10 ही होती है। तो हम पी हैं, हम अपने 1800 शेयर इशू कर रहे हैं, तो कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाएगी, और जो इससे ऊपर अमाउंट है वो प्रीमियम। कितना? 117। क्या पूछ रहे हो? उससे पूछ ले यार, अब तो 6 लोग बैठे हैं, बताओ। हाँ 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 हाँ, हम पी की बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं। ये तो अभी शुरू से मैं यही काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी मिसालें, ये मैं आपको पी की बुक्स की सही अकाउंटिंग बता रहा हूँ कि पी को इसकी क्या अकाउंटिंग करनी चाहिए। ये कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि पी को क्या अकाउंटिंग करनी चाहिए थी। बुक में मैंने आपको ये लिख के दिया हुआ है कि सवाल में नॉर्मली ये होता है तो आपको ये करना है। ये तो बता रहा हूं कि पी इन सब के लिए क्या करें। तो ये मैंने 40 रुपये एम ही दिया था, यानी एग्जामिनर ने ये चीज़ टेस्ट करनी होगी कि कौन सी फिगर लेनी है। तो कॉस्ट होती है कि हमारे पास से क्या जा रहा है, तो हमारे पास से 75 वाले 1800 शेयर्स जा रहे हैं। और अगले ईयर्स में बस शेयर इशू कर दिए, बस अगली ईयर्स में कुछ नहीं है, बस हो गया जो होना था। अपने कैपिटल को क्या अपडेट करते जाना होता? नहीं, बस यही ख़त्म। अच्छा, हो सकता है इस सवाल में कि पी के शेयर्स की कोई मार्केट ही ना होती, यानी ये होता ही कुछ ना, पता ही ना होता, फिर क्या करते हैं? सिर्फ ये छुपाया मैंने, हमें नहीं पता कि हम जो दे रहे हैं उसकी क्या वर्थ है, तो चलो जो ले रहे हैं उसकी वर्थ ले लेते हैं। तो कैसे करें? किसको मल्टीप्लाई करूं 40 से? 1800 को, आने वाले शेयर्स को। देखें, अगर इसकी वर्थ नहीं पता तो हम अगर 40 रुपये वर्थ वाले शेयर्स ले रहे हैं 3000, तो हमारा भी एक शेयर पे 40 का नहीं है, हमें इतने शेयर देने पड़ रहे हैं। 3000 को हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना? हम जो चीज़ ले रहे हैं वो इतनी वर्थ की है, तो हम अगर बदले में 1800 शेयर्स दे रहे हैं तो अगली पार्टी समझ रही है कि हमारे 1800 इतनी वर्थ के हैं, तभी हमसे 1800 शेयर्स ले रही है। तो अगर हमारे शेयर की वर्थ नहीं पता चल ही नहीं सकती क्योंकि हमारी कोई मार्केट ही नहीं है, तो फिर हम वो फेयर वैल्यू ले लेंगे जो एस के शेयर्स की। ये मैंने आपको कौन सा पॉइंट बता दिया? इश्यू ऑफ शेयर्स किधर है? पॉइंट 2, ये पढ़ लें, सारा पढ़ लें पॉइंट 2।
पीएफ ने 50% से ज़्यादा शेयर दे सकता है। आपने वो तो फिर हाँ तो नहीं, वैसे तो असल में हो सकता है, लेकिन ये आपके लेवल की रिवर्स एक्विजिशन एक चीज़ होती है कि इतने शेयर इशू कर देते हैं अगले कि वो खुद सब्सिडरी बन जाते हैं, तो ये रिवर्स एक्विजिशन है। ये तो सीफैम में भी नहीं पढ़ाई जाती, यानी इसका सलाम दुआ ज़रूर की जाती है, लेकिन प्रॉपर सवाल तो उसका भी नहीं है। बड़ी अजीब सी चीज़ है ये सीफैम 1 में होगा। अगर इसमें पी डिविडेंड दे उसको एस को नहीं दे रहा, शेयर, ये शेयर्स एस को तो नहीं दिए, हाँ सॉरी एस अगर डिविडेंड वो पढ़नी है अभी आगे बात, डिविडेंड पढ़ना है आगे। ये पी अपने शेयर्स किसको दे रहा है? एस के उन लोगों को जिनसे शेयर्स खरीद, एस को नहीं दे रहा शेयर्स। शेयर एक्सचेंज डन। अब इसमें सवाल में ये हो सकता है कि आपको कहा हो जी रिकॉर्डिंग ही नहीं की, तो आप कर लें, ये तीनों काम कर लें। गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट ले आए, एस का कैपिटल तो वैसे हम नहीं दिखाते हैं, तो पी वाला है, तो पी वाला कैपिटल जो बैलेंस शीट में आ रहा है उसमें ये ऐड कर दें, प्रीमियम में ये ऐड कर दें। ठीक है, ये नंबर 2 सारा पढ़ लिया ना? मैंने ये जो 40 रुपए वाली बात बताई थी मैंने बोल्ड करके लिखी हुई है, तकरीबन दरमियान में। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, P acquired 4,000 shares of S one for 20 debentures of ₹100 each। 100 रुपए वाला डिबेंचर 1 for 20 मतलब 20 शेयर्स के बदले एक डिबेंचर। तो एक्विजिशन डेट पे क्या करे पी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, डिबेंचर्स क्रेडिट, कितने से? 4,000 एस के 4,000 शेयर लिए हैं और अपने इतने डिबेंचर दे रहा है, 100 रुपए वाला एक, 20,000 रुपये। और सब्सिक्वेंटली क्या करें? अच्छा, ये डिबेंचर्स ये कोई इंटर कंपनी बैलेंस है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिस तरह पहले एक सवाल में डिबेंचर्स को एलिमिनेट किया था। ये पी डिबेंचर किसको दे रहा है? इसको, उसके पुराने लोगों को, तो कोई इंटर कंपनी नहीं है। ये इंटर कंपनी बैलेंस तो वो होता है जो पी और एस के दरमियान आपस में, तो ये इज्जत के साथ लायबिलिटीज़ में आएंगे। और सब्सिक्वेंटली क्या होगा? जैसे डिबेंचर्स के साथ सब्सिक्वेंटली IFRS 9 में होता है कि इस पर कूपन होता है, वो कूपन पे हो रहा होता है, वो सब वैसे ही होगा। जो डिबेंचर्स के साथ सब्सिक्वेंटली IFRS 9 में सीख के आए ना, वो वैसे ही चलेगा। अभी आपने कहा
नहीं नहीं, इसकी बात की है मैंने, ये नहीं कहा। चलो ये कह देता हूँ मैं, मुझे ये लिखना चाहिए था। ले, डिवेंचर्स की बात की है मैंने। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई है। डिवेंचर्स भी तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। डिवेंचर्स के साथ अब IFRS 9 वाली बात लगनी है। ये इस एडजस्टमेंट 8 में नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ। जो इंटरेस्ट होगा वो रिटेन नहीं से देखें, अब से ऑनवर्ड जो होगा वो वही है जो नॉर्मली IFRS 9 होता है। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस बनना चाहिए, डिवेंचर्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे आना चाहिए, अब नॉर्मल वही आगे चलेगा। और लास्ट बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स कल इंशाल्लाह, मतलब अगली क्लास में ख़त्म। अच्छा, बैलेंस शीट का आप ये करूँगा कि एडजस्टमेंट्स तो मैं इंशाल्लाह कल अगली क्लास में ख़त्म कर दूँगा। पास पेपर के 2 सवाल दे दिए, एक ख़ुद बोर्ड पे कराऊँगा, फिर 1-2 सवाल पास पेपर के होमवर्क चलाऊँगा, और फिर SOCI शुरू कर दूँगा। लेकिन SOCI में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि SOCI में मैंने जाके ये बताना है कि URP का क्या करना है, ये नहीं बताना कि URP होता क्या है। SOCI में जाके ये बताना है कि एक्स्ट्रा डेप्शन का क्या करना है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाली। ये नहीं दोबारा बताना कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होती है, तो इसलिए अब टाइम कम लगेगा। मेन मेहनत कंसोलिडेशन की हो गई है, अब इसी को आगे इस्तेमाल करना है। ये नोटेड। लास्ट चीज़, FR 1। अच्छा, मिसाल के तौर पे P ने 2000 शेयर्स लिए, और इसके बदले एक लैंड इसके पास थी, वो दे दी। एक्विजिशन डेट पे लैंड की फेयर वैल्यू 50,000 थी, और लैंड की नेट बुक वैल्यू 36,000 थी। P की बुक्स में एंट्रीज क्या होंगी? जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट। अभी बताया था कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है कंसोलिडेशन के लिए, यानी सब्सिडरी के शेयर्स, ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगे। तो कंपनी P को
ये शेयर्स देना कॉस्ट क्या कर रहा है कि इनके पास से क्या जा रहा है, कितने से, फेयर वैल्यू से। क्योंकि बचपन में I16 में सीखा हुआ है कि जो कोई चीज़ खरीदी जाती है उसकी कॉस्ट होती है फेयर वैल्यू कंसिडरेशन गिवन, कि हमारे पास से जो जा रहा है वो कितनी वर्थ का है। तो ये 50,000 से डेबिट होगा। अच्छा, लैंड सब्सिडरी को दे दी नहीं, एस से नहीं खरीद रहे हैं शेयर्स, एस के पुराने लोगों से खरीद रहे हैं, तो ये उन लोगों को दे रहे हैं हम जो भी दे रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डेबिट और लैंड दे दी, पीपी क्रेडिट हो जाएगा। ये जो लैंड है ये क्रेडिट हो जाएगी 36,000। और ये सिंपली लैंड की डीरेकग्निशन है, ये लैंड को बेचना है। 14,000 का इसको बेचने का प्रॉफिट आ गया। हमने लैंड बेच दी, डीरेकग्नाइज, तो उसको बेचते हुए प्रॉफिट आ गया। अब क्या हो सकता है इसमें, कंसोलिडेशन के सवाल में आपको कहा होगा कि इसकी एंट्री नहीं की हुई, तो अब कर लें। गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट में 50,000 लिख लें, पीपी में से लेस कर दें 36,000, और ये पेरेंट के लिए एक प्रॉफिट है जो उसकी रिटेन अर्निंग में ऐड कर दें। ये आपको मैंने नंबर 5 बता दिया। नहीं, क्यों होगा, यानी अच्छा सवाल ये है कि अगर हमने ये कोई लैंड नहीं बिल्डिंग दे दी होती तो होना तो पी को करना तो ये चाहिए। अब सवाल में कहा जाता है कि दी बिल्डिंग थी लेकिन पी इसकी एंट्री करना ही भूल गया, तो वो बिल्डिंग अभी तक उसकी बुक्स में आ रही होगी, तो उस डेप्रिसिएशन हो गई। अब इस वक्त जो बुक वैल्यू आ रही है बस वो निकाल देंगे, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो वो भी तो रिटेन अर्निंग में ही करेंगे ना, तो इसलिए इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बुक वैल्यू पे वो एसेट आ रहा है निकाल दें बस। सवाल ये पूछा है स्टूडेंट ने कि लैंड तो चलो ठीक है, एक्विजिशन डेट पे भी 36 की थी, ईयर एंड पे भी 36 की है। अगर गलती हुई होती पी से, सवाल में कहा होता कि पी ने इसकी एंट्री नहीं की, तो उसके पास लैंड अभी भी 36 की आ रही होती, तो हम पीपी से 36 निकालेंगे, गुडविल में इन्वेस्टमेंट 50,000 की लिखेंगे और 14,000 का पी की रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ले आएंगे। सवाल ये था कि अगर लैंड नहीं ये बिल्डिंग होती 36,000 की, तो वो तो ईयर एंड तक और डेप्रीशिएट होकर 32 रह गई होती, तो फिर हम यहाँ से 32 निकाल देते। मकसद तो पीपी को बुक्स में से हटाना है ना, तो जो उस वक्त उसकी बुक वैल्यू आ रही है उस पर निकाल देंगे, और जो डिफरेंस है वो पी की रिटेन अर्निंग में आ जाएगा। चलो जी, एडजस्टमेंट नंबर 8 हो गई, और कोशिश की है कि सबकी साथ साथ ये प्रैक्टिस ही थी, बाकी फिर जब पास्ट पेपर्स के सवालों में आएंगे तो ये आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।